भारतीय भूगोल ऊर्जा परिदृश्य पढ़ रहे हैं हम, उसे आज आगे बढ़ाते हैं। जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जल विद्युत क्या है, आइए ये जानने से पहले कुछ जानते हैं स्टार्ट करने के लिए। और टरबाइन एक युक्ति होती है। टरबाइन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया होता है, तो उसके चलते जब टरबाइन घूमता है तो बिजली पैदा होती है। लेकिन विशेष बात यह है कि टरबाइन अपने से नहीं घूमता है। यहाँ पे किसी भी चीज को गति में लाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो टरबाइन को घुमाने के लिए जब हम कोयला ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, कोयला जलाकर, तो जो बिजली पैदा होती है उसे हम कहते हैं ताप विद्युत यानी थर्मल पावर। ठीक, नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हैं, ऊंचाई से गिरती हैं तो हम उन्हें नाम देते हैं वाटरफॉल। गिरते हुए वाटरफॉल में बड़ी ताकत होती है, तो हम नीचे क्या करते हैं, ऊंचाई के नीचे जहां वाटरफॉल गिरता है हम टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन में पंखे की तरह, सीलिंग फैन की तरह डैने लगा दिए जाते हैं, है ना। वाटरफॉल का पानी उन डैनों पे गिरता है और टरबाइन घूमने लगता है। इसके द्वारा जो बिजली पैदा होती है उसे हम जल विद्युत कहते हैं। जब हम टरबाइन को घुमाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, है ना, न्यूक्लियर ईंधन का, तो जो बिजली पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी या परमाणु ऊर्जा या परमाणु विद्युत कहते हैं फिर उसे। ठीक है। अब बहती हुई हवा, जैसे गुजरात तट या तमिलनाडु के तट पर हवा बहुत तेज बहती है, वहां हम टरबाइन लगा देते हैं खंभों में, तो हवा और टरबाइन को घुमाती है ना। पवन चक्कियां आपने देखा होगा गुजरात तट में, टीवी वगैरह में एडवर्टीजमेंट में दिखाई देता है, पवन चक्कियां लगी रहती हैं गुजरात तट पे। तो जब हवाओं से घूमता है टरबाइन तो उसे हम क्या नाम देते हैं, पवन विद्युत, विंड एनर्जी। ठीक है। तो जल विद्युत क्या है ये समझ में आ गया। यानी बिजली बनाने की युक्ति एक ही है, बस उसे घुमाने के लिए बहते हुए जल का प्रयोग किया जा रहा है। तो थोड़ा इसे और विकसित कर लिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों का पानी रोककर बांध तैयार किए गए हैं और बांधों से पानी बिल्कुल रोक दिया जाता है तब तक जब तक नदी का जल स्तर खूब ऊंचा न उठ जाए। जितना ऊंचा बांध, पानी का जल स्तर भी उतना ही ऊंचा। क्यों? क्योंकि नदी में पानी पहाड़ से हमेशा आता रहता है। बांध बनाकर पानी रोक दिया, नदी का जल स्तर, वाटर लेवल लगातार ऊपर उठेगा। कब तक? जहां तक बांध की ऊंचाई है। ठीक है। तो बांध बनाकर जब नदी का जल स्तर ऊंचा उठता है तो नदी चारों तरफ फैलना शुरू कर देती है ना। बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है बांध के पीछे। आप गूगल पे सर्च करिए अभी थोड़ी देर में डैम्स। ठीक है, इमेजेस में जाइए, आप वहां पे डैम्स देख सकते हैं कि कैसे बांध बनाकर दीवार खड़ी की जाती है और नदी का पानी चारों तरफ फैल जाता है, जलाशय बन जाता है, बहुत बड़ा तालाब। तो बांध जो बनाया गया उसमें गेट लगा दिए जाते हैं। ठीक है, गेट में से पानी गिराया जाता है, गेट खोल दिया जाता है तो ऊंचाई से पानी गिरता है, वही नीचे टरबाइन लगाया जाता है जलधारा के नीचे, है ना। तो नदियां ऐसे तो प्राकृतिक रूप से भी जलप्रपात के रूप में गिरती हैं, लेकिन उनमें उतना फोर्स नहीं होता। फोर्स पैदा करना जरूरी है। फोर्स कब होगा? जब जल राशि बहुत बड़ी मात्रा में होगी और ऊंचाई ज्यादा होगी। ठीक है, ऊंचाई बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? अरे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे ना एनसीईआरटी की किताब में, या किसी भी, अगर आपने प्लास्टिक के बर्तन में पानी भर लिया, ठीक है, पानी भरे हुए बर्तन में ऊपर एक छेद किया, एक नीचे छेद किया, पानी की जो धारा निकलेगी ऊपर वाले छेद से ज्यादा दूर तक जाएगी या नीचे वाले छेद से? ऑफकोर्स नीचे वाले छेद से। क्यों? क्योंकि वहां पर जल का दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां से पानी की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ऊपर जो छेद है वहां से पानी बहुत दूर तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जल का दबाव अपेक्षाकृत कम है वहां पे। वही काम बांध में काम करता है। बांध बनाकर नदी की ऊंचाई, जल स्तर की ऊंचाई खूब बढ़ाई जाती है, ऊपर से पानी गिराया जाता है फोर्स के साथ, तो टरबाइन तेजी से घूमता है और व्यापक रूप में जल विद्युत बनता है। ठीक है। हाँ, भारत की नदियों में तो प्रत्येक नदी की अपनी एक क्षमता होती है। जैसे हिमालय की नदी की अपनी क्षमता है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार की अपनी अपनी क्षमता है। आप जानते हैं कि हिमालय की नदियां साल भर बहती हैं, ग्लेशियर से भी जल प्राप्त होता है, वर्षा से भी जल प्राप्त होता है, इसलिए हिमालय की नदियां बहुत चौड़ी हैं, उनमें जल की अथाह मात्रा है ना। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल थोड़ा कम रहता है और साल भर बहती भी नहीं है ना। तो भारत की नदियों में अभिज्ञात, मतलब जितना पता किया गया है, अभिज्ञात, भारत की नदियों में अभिज्ञात जल विद्युत क्षमता 1,50,000
45,000 मेगावाट है। भारत में जो नदियां बहती हैं उनमें अभिज्ञात जल विद्युत क्षमता 1,45,000 मेगावाट है अधिकतम। ये मैं स्थापित क्षमता की बात नहीं कर रहा हूँ, 1,45,000 स्थापित क्षमता नहीं है जल विद्युत की हमारे देश में, मैं नदियों की क्षमता की बात कर रहा हूँ, संभावना। तो अभिज्ञात जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1,45,000 मेगावाट। इसी साल जून 2017 तक हमारे देश में जल विद्युत की स्थापित क्षमता मतलब जितने प्लांट लगाए गए हैं, जगह जगह बांध बनाकर वहां पे टरबाइन फिट किए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थापित क्षमता। तो हमारे देश में जल विद्युत की स्थापित क्षमता कुल कितनी हो गई है? जून 2017 तक 44,600 मेगावाट हो गई है जल विद्युत की स्थापित क्षमता, जो कि देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता क्या होती है? अरे थर्मल पावर यानी ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत, पवन विद्युत, सौर ऊर्जा, तो जितने भी प्रकार की बिजली है उसी को मैं कह रहा हूं, जो कि हमारे देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का कितना प्रतिशत है? 14% है। जल विद्युत की स्थापित क्षमता कितनी है? 14,600 मेगावाट, जो कि हमारे देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का 14% है। ये लगभग है, एग्जैक्ट आंकड़ा 13.6% है। 13.6% कुल विद्युत का जल विद्युत कितना भाग है? 13.6%। लेकिन एग्जाम में जब आपसे उत्तर दिया जाएगा, विकल्प दिए जाएंगे, तो उसमें एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जून 2017 में कुछ और हो और अगस्त 2017 में कुछ और हो जाए। तो ये पॉइंट वाली चीजें हैं ना, वो घटती बढ़ती रहती हैं। जब तक एग्जाम होगा तो हो सकता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए हम पॉइंट में उसे नहीं याद करते। सुविधा के लिए हम याद कर लेते हैं लगभग में। तो 13.6 किसके लगभग है? 13 के लगभग है कि 14 के लगभग? ऑफकोर्स 14 के लगभग। तो देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का कितना है? ये 14% है। ऐसे याद करेंगे आप, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 13.6%। जल विद्युत ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। क्या नदियां कभी समाप्त होंगी? नहीं। अगर नदियां भी समाप्त हो गई तो वर्षा तो नहीं समाप्त होगी ना, जब तक समुद्र है। ठीक है, जल चक्र चलता रहेगा, यानी समुद्रों से वाष्पीकरण होगा, पहाड़ों पर ग्लेशियर बनेंगे, वो पिघलेंगे, फिर नदी धारा जन्म लेगी ही लेगी, नदियां नहीं समाप्त होने वाली है। तो जल विद्युत क्या है? एक नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरण मतलब रिन्यूएबल, ठीक है, खत्म नहीं होगा। तो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होने के साथ साथ पर्यावरण मित्र स्रोत भी है ना। जल विद्युत पर्यावरण में धुआं तो नहीं छोड़ता, ठीक है, तो एक पर्यावरण मित्र, जबकि जो ताप विद्युत होता है, कोयला जलता है तो पर्यावरण में धुआं जाता है। तो पर्यावरण मित्र स्रोत है। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत को श्वेत कोयला कहा जाता है? सौर विद्युत, पवन विद्युत, परमाणु विद्युत, जल विद्युत। आपका उत्तर होगा जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण नहीं करता है। नेक्स्ट, अब आइए, पहले ऊर्जा को कई आधारों पर बांटा गया है। जैसे ऊर्जा नवीकरणीय होती है और अनवीकरणीय होती है। कोयला क्या है? कोयला संसाधन समाप्त होने वाला है। कोयला हमेशा के लिए धरती के नीचे दबा हुआ नहीं, समाप्त होने वाला है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। जबकि नदियां हमेशा बहने वाली हैं, जल विद्युत बनता रहेगा, तो जल विद्युत क्या है? नवीकरणीय। तो ऊर्जा को नवीकरणीय और अनवीकरणीय बांटा गया है। जैसे कोयला अनवीकरणीय, जल विद्युत नवीकरणीय। एक और आधारों पर बांटा गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। जो समाप्त होने वाले हैं या जिनसे प्रदूषण होता है, जो समाप्त होने वाले हैं या जिनसे प्रदूषण होता है या जिनसे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होता है, उन्हें हम परंपरागत कहते हैं। जैसे परमाणु विद्युत क्या है? परंपरागत है। कोयला विद्युत क्या है? ताप विद्युत, परंपरागत है ना। पेट्रोल जलाकर बिजली बनाएंगे, क्या है? परंपरागत है। लेकिन जो पवन विद्युत है या सौर विद्युत है ना, सूर्य की किरणें आती हैं और उससे हम जो बिजली बनाते हैं उसको हम क्या किस में रखेंगे? गैर परंपरागत। हवाएं बह रही हैं, टरबाइन घूम रहा है, क्या पर्यावरण का प्रदूषण हुआ? नहीं। साथ ही क्या हवाएं समाप्त होने वाली हैं? नहीं। तो ये क्या है? गैर परंपरागत है, नॉन ट्रेडिशनल। जल विद्युत को दोनों भागों में रखा जाता है। हालांकि जल विद्युत नवीकरणीय है,
अनवीकरणीय नहीं है। लेकिन जब हम परंपरागत की बात करते हैं तो जल विद्युत को परंपरागत में भी रखते हैं और गैर परंपरागत में भी रखते हैं। कैसे? जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं मतलब जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जहाँ बांध बनाया जाता है। भाई बांधों से ही तो आप पानी गिरा के टरबाइन घुमाते हैं, तो उसे चाहे बहुउद्देशीय परियोजना कहिए या बांध परियोजना कहिए या जल विद्युत परियोजना कहिए, बात तो एक ही है। तो जो बड़े बांध होते हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण को कहीं न कहीं से खतरा पहुंचाते हैं। कैसे? जब आप बांध बनाते हैं तो नदियों का पानी एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैल जाता है, उसके पीछे पूरा का पूरा क्षेत्र डूब जाता है नदी में, तो उसके अपने पर्यावरणीय नुकसान है। साथ ही आप नदी जलधारा के साथ छेड़छाड़ करते हैं। प्रत्येक नदी का अपना एक जीवन होता है, वो जीवन नदी की एक निश्चित रफ्तार में ही कायम रह सकता है। जब आप नदी का पानी रोक देते हैं तो जल का जीवन भी प्रभावित होने लगता है ना, क्योंकि प्रत्येक नदी का अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो इस तरह से न केवल जो जंगल डूब गया उसमें पर्यावरणीय खतरा पैदा हुआ, साथ ही नदी जिसे आपने रोक दिया, नदी का अपना जो जीवन है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो भी तो प्रभावित हुआ। तो जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उन्हें हम परंपरागत स्रोत के अंतर रखते हैं। जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हालांकि जल विद्युत नवीकरणीय ही रहेगा, नवीकरणीय है, लेकिन बड़ी जल विद्युत परियोजना को हम गैर परंपरागत में रखते हैं, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, वही मैंने लिखा है, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अपने पर्यावरणीय नुकसान है कुछ, है ना। जबकि 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना, मतलब 0 से लेकर 25, जबकि 25 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दफन नहीं कर देती हैं जल में, है ना। बड़े बांध नहीं बनाना पड़ता है इनके लिए, तो इनके पर्यावरणीय नुकसान नहीं है। 25 मेगावाट तक की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके पर्यावरणीय नुकसान नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें हम गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आ गया? अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 50 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना या 50 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को ऊर्जा के किस स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है, परंपरागत या गैर परंपरागत? मान लेते हैं कथन दे दिया है, कथन है कि 50 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं को गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। गलत, परंपरागत में रखा जाएगा। केवल 25 मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को ही गैर परंपरागत में रखा जाता है। क्लियर? इसको हम डायग्राम बना के ऐसे अच्छे से रेखा चित्र बना के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव, विभव मतलब पोटेंशियल, क्षमता भी कह सकते हैं। ठीक है, देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव यानी पोटेंशियल ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसको सरलीकरण करके लिखेंगे तो लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में है, लेकिन आमतौर पर हम बेसिन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा बेसिन जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी अपनी सैकड़ों नदियों के साथ बह रही है। प्रत्येक मुख्य नदी की सैकड़ों सहायक नदियां होती हैं, है ना। तो उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र। ठीक है, पीछे से पढ़ाया हुआ है, जब आप नदियां पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है। तो देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। ठीक है, इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ऐसे पूरब की ओर बहते हुए, इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सर्वाधिक विभव, जल शक्ति विभव मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है। यानी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव किस नदी में है, तो आपका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे कि हालांकि देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव हिमालय की नदियों में मौजूद है। भाई प्रायद्वीप जो ब्रह्मपुत्र है हिमालय की ही तो नदी है ना, अभी हमने गंगा और सिंधु का तो नाम ही नहीं लिया, है ना। तो देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव हिमालय की नदियों में मौजूद है, लेकिन इसे लिखेंगे आप, लेकिन देश में सर्वाधिक जल शक्ति का विकास प्रायद्वीपीय भारत में हुआ है। मतलब क्षमता का दोहन प्लांट जो स्थापित किए गए हैं
ठीक है। तो देश में सर्वाधिक जल शक्ति का विकास प्रायद्वीपीय भारत में हुआ है। हिमालय में क्यों कम हुआ है? देखिए, हिमालय बहुत ही ऊंचा है। हिमालय कहीं बहुत ही ऊंचा है, कहीं बहुत ही गहरा है। घाटियां भी तो है, पहाड़ है तो घाटियां भी साथ साथ चलती हैं। तो हिमालय बहुत ही विषम है, ऊबड़ खाबड़ है और बहुत ही दुर्गम है, जहां जाना मुश्किल होता है और जंगलों से भरा हुआ है हिमालय। तो बहुत ही विषम, दुर्गम, वनाच्छादित होने के चलते हिमालय दुर्गम है, जाना मुश्किल है वहां पे। तो इसके चलते वहां पे जल शक्ति प्लांट का कम विकास हुआ है ना। हाइड्रो पावर प्लांट कम लगाए गए हैं हिमालय में। क्यों? क्योंकि हिमालय बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ही विषम है। दूसरा, जो उत्तर भारत के शहर है, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ, चाहे इलाहाबाद, चाहे लुधियाना, चाहे जालंधर, है ना, चाहे जोधपुर या जयपुर या पटना या कोलकाता, उत्तर भारत के जो नगर हैं वो हिमालय से दूर है। अगर आप हिमालय पर बिजली बनाएंगे और शहर कहाँ पे है? कोलकाता है, पटना है, दिल्ली है, ये हिमालय से दूर है। यानी जो उपभोग केंद्र है, जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन तो हिमालय पे नहीं होगा ना, कंजम्पशन बिजली का कहाँ होगा? शहरों में होगा। तो जो बड़े उपभोग केंद्र हैं, चाहे दिल्ली, पटना, कोलकाता, लुधियाना, जयपुर, ये हिमालय से काफी दूर है। और जल विद्युत की कमी है कि अगर आप हिमालय पे विद्युत बना के दिल्ली उसे भेजते हैं तो रास्ते में बिजली का नुकसान होता रहता है, ठीक है। तो उसका लाभ कम मिल पाता है। जैसे कि अगर आपने 100 इकाई बिजली पैदा किया हिमालय पे, भाखड़ा नंगल पे, और उसे आपने दिल्ली भेज दिया बिजली को तार के माध्यम से, तो 25 इकाई बिजली ही पहुंचेगी दिल्ली भाखड़ा नंगल से। भाखड़ा नंगल हिमालय पे है, सतलुज नदी पर। तो वहां से बिजली भेजी जाती है तो 15 इकाई बिजली यानी 15% बिजली नष्ट हो जाती है। तो जल विद्युत के लिए जरूरी होता है कि जो उपभोग केंद्र है वो जनन केंद्र, जनन मतलब जहां उत्पादन किया जा रहा है जल विद्युत का, वो उत्पादन केंद्र के निकट होने चाहिए, ताकि उत्पादन केंद्र से उपभोग केंद्र तक भेजने में जल विद्युत का ह्रास या क्षय या विनाश न हो, है ना। वही मैंने लिखा है, विषम धरातल और उपभोग केंद्रों से दूरी के कारण हिमालय क्षेत्र में जल शक्ति का सीमित विकास हुआ है। हिमालय बहुत ही उबड़ खाबड़ है, वनों से ढका हुआ है, इसके चलते हिमालय दुर्गम है। दूसरा कारण, हिमालय उपभोग केंद्रों, उदाहरण के लिए दिल्ली और पटना और कोलकाता से काफी दूर है। इसके चलते हिमालय से उपभोग केंद्रों तक बिजली भेजने में बिजली का नुकसान होता है। उदाहरण के लिए भाखड़ा नंगल से दिल्ली तक जल विद्युत पहुंचाने में 15% बिजली नष्ट हो जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए लिख लीजिए। तो यही कारण है कि हिमालय में जल विद्युत का सीमित विकास हुआ है। यहां पूरी लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में बंगलौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, है ना, रायपुर, मुंबई, नागपुर, जो सभी केंद्र है कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर ही तो स्थित है ना। वहीं पे नदी पर बांध बनाकर विद्युत पैदा की जाती है और कोई न कोई बड़ा शहर उनके पास ही में रहता है। तो बहुत दूर नहीं भेजना पड़ता है प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर। जहां पैदा किया जाता है बगल में कोई उपभोग केंद्र बड़ा है, मतलब कोई बड़ा शहरी केंद्र होता है, तो इसलिए बिजली का नुकसान कम होता है प्रायद्वीपीय भारत के पठार में। नेक्स्ट, देश में पहला हाइड्रो पावर प्लांट दार्जिलिंग के सिद्राकोंग में स्थापित किया गया था। देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट दार्जिलिंग के सिद्राकोंग में 1897 में स्थापित हुआ था। अधिकतर लोग जानते हैं कि देश में पहला हाइड्रो पावर प्लांट शिव समुद्र में स्थापित किया गया था। गलत है। पहला हाइड्रो पावर प्लांट दार्जिलिंग के सिद्राकोंग में 1897 में स्थापित हुआ था और सबसे पहले बिजली की आपूर्ति यानी सप्लाई भी दार्जिलिंग के सिद्राकोंग में ही हुई थी, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, जो हिमालय से सट जाता है। दार्जिलिंग कहाँ जाता है? उत्तर में भूटान से भी टच करता है और नेपाल से भी टच करता है। पश्चिम में ऊपर उठता है पश्चिम बंगाल ऊपर उठता है ऐसे मैप में, भूटान से टच करता है, इधर नेपाल से टच करता है, ठीक है। तो दार्जिलिंग बिल्कुल एकदम सिक्किम के बॉर्डर के पास है, हिमालय के अंतर्गत आता है दार्जिलिंग, यानी हिमालय पर है। तो पहले जल विद्युत प्लांट पहला भारत में दार्जिलिंग सिद्राकोंग में हुआ और सबसे पहले बिजली की सप्लाई भी दार्जिलिंग सिद्राकोंग में हुई। इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई, यानी देश में दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के
शिव समुद्र में स्थापित किया गया। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एक जलप्रपात शिव समुद्र में जलप्रपात है कावेरी नदी पर, ऊंचाई से नदी गिरती है, वहां पर जलप्रपात है, वहीं पर टरबाइन लगा के घुमा दिया जाता है उसे। देश में ये आंकड़े में लिखवा चुका हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। देश में सर्वाधिक जल शक्ति की स्थापित क्षमता, मैंने बताया था कि स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन कुछ और होता है, दोनों में अंतर होता है। जैसे कि स्थापित क्षमता वो है जितने प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन हो सकता है किसी वर्ष बरसात कम हुई, नदी को पानी कम प्राप्त हुआ, है ना, तो नदी बहुत ज्यादा जल विद्युत नहीं बना पाएगी, तो वो हो गया उत्पादन। यानी स्थापित क्षमता यथावत रहता है, जबकि उत्पादन गिरता बढ़ता रहता है। किसी साल ज्यादा उत्पादन हो गया, किसी साल कम, वो तो पानी की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ना उत्पादन। ठीक है, तो देश में सर्वाधिक जल शक्ति की स्थापित क्षमता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, लेकिन सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। ये सब आंकड़े जितने भी प्रकार की विद्युत है, ताप विद्युत, जल विद्युत, पवन विद्युत, सोलर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, सारा पीछे एक वीडियो मैंने लिखवा दिया है कि स्थापित क्षमता और उत्पादन में अलग अलग राज्यों के आंकड़े कैसे हैं। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ऊपरी सियांग परियोजना है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग परियोजना है, इसका नाम दिया है। ये सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, सब कुछ पूछा जा चुका है। बहुत सी चीजें नहीं भी पूछी गई हैं, जैसे जल विद्युत का कुल देश में कुल स्थापित क्षमता में जल विद्युत का योगदान बदल गया है, 14% हो गया है। पहले 18% हुआ करता था, अभी घटा है। ठीक है, अब मैंने कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखे हैं, मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम। जल विद्युत कहाँ पैदा किया जाता है? जहाँ बांध है, बांधों को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। क्यों? क्योंकि उनसे नहरें भी निकाली जाती हैं, सिंचाई भी की जाती है, जल विद्युत भी पैदा किया जाता है, मछली भी पाली जाती है, और वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। अक्सर वहाँ लोग घूमते फिरते मिल जाते हैं, कैमरा लेकर फोटोबाजी करने में मजा आता है, अच्छे अच्छे दृश्य होते हैं आसपास। तो देश की अर्थव्यवस्था में भी उनका एक पर्यटन अर्थव्यवस्था जो है, टूरिस्ट इकोनॉमीज, उसमें भी उनका योगदान होता है बांधों का। तो जल विद्युत परियोजना एक तरह से बांध परियोजना है। तो पीछे हमने बांध पढ़ाया है, उसमें एक वीडियो का टॉपिक है देश के सभी प्रमुख बांध, वहां भी ये लिस्ट है। ठीक है, वही परियोजनाओं के नाम मैंने लिख दिए हैं और किस राज्य में स्थित है दोहरा दिया है। हालांकि वहां कुछ ज्यादा ही है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के ही नाम लिखे गए हैं जहां ज्यादा बिजली पैदा होती है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, किस राज्य में है इन्हें आप लिख लीजिएगा। उदाहरण के लिए रानगीट, तिस्ता सिक्किम, सुबानसिरी ऊपरी सियांग अरुणाचल, पार्वती, चमेरा, नागता झाकड़ी। पार्वती क्या? पार्वती जल विद्युत परियोजना, चमेरा जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, ऐसे समझेंगे आप। ये हिमाचल में है। उड़ीसा, लाल, दुलहस्ती, बगलिहार, निम्बू, बाजको जम्मू कश्मीर, ओंकारेश्वर, तवा, गांधी सागर, इंदिरा सागर एमपी। इसी तरह से सारे नाम आप याद कर लीजिए कि किस किस राज्य में है। पीछे बांधों वाले चैप्टर में भी ये सब लिखाया जा चुका है। यहाँ पे मैंने नदियां नहीं लिखवाया है, तो आपके पास दो विकल्प है। पीछे जाइए बांध वाले चैप्टर में, वहां देखिए कि इनके साथ साथ किस नदी का नाम मैंने लिया है या वहां पे लिखा है, तो समझ में आ जाएगा। जैसे तवा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, कमेंट करिए, देखिए पीछे जाके वीडियो में आप। इसी तरह से कोयना जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। इसी तरह से मचकुंड या राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो नदियों के नाम भी लिखना जरूरी है, आप लिख लीजिएगा। आपके पास दो विकल्प हैं, पीछे बहुउद्देशीय परियोजना वाला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, या आप गूगल सर्च कर लेंगे, बहुत ही आसानी से गूगल में भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए आप वहां पे गूगल में सर्च करिए ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट, जैसे ही आप सर्च बटन दबाएंगे तुरंत नदी का नाम उछलकर सामने आ जाएगा। तवा प्रोजेक्ट, तुरंत नदी का नाम सामने आ जाएगा, है ना। इसी तरह से सुबानसिरी प्रोजेक्ट, नदी का नाम आ ही जाएगा। आप टाइप करके देखिए, बहुत ही आसान होता है। बहुत सी बातें जो मैं मिस कर देता हूं, आप गूगल में सर्च किया करिए। गूगल तो आजकल इतना सुविधाजनक हो गया है कि कुछ भी पता कर सकते हैं। तो जल विद्युत के बाद हम पढ़ेंगे परमाणु विद्युत, परमाणु विद्युत के बाद हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, उसके बाद जनजातियां और प्रजातियां पढ़ लेंगे भारत की।
उसके बाद खत्म, भारतीय भूगोल समाप्त हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी जहाँ से रुका हुआ है, एशिया की नदियाँ मैंने पढ़ाया है, उसके बाद अन्य महाद्वीपों की नदियाँ पढ़ाऊंगा, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम इसी तरह से साथ साथ ले चलेंगे। ठीक है, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।